हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। कुछ ठिकाने ऐसे होते हैं जो हमें कदम रखते ही खबरदार कर देते हैं कि हमें यहाँ पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ पर भूत मंडलाते हैं, यहाँ पर भूत रहते हैं। जैसे भांगरगढ़ किला, गुलदारा विलेज, मुंबई कारे कॉलोनी और ऐसी बहुत सारी जगह हैं जिनके बारे में हमारे मुल्क में 90% लोगों को पता है कि यहाँ पर भूत मंडलाते हैं, यहाँ पर भूतों की आत्मा रहती हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर लोग जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको जिस जगह की कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो जगह पटना के एक लोहिया नगर में है। पटना के लोहिया नगर में एक ऐसा घर है जो कभी बहुत खुशहाल हुआ करता था, लेकिन आज वो सिर्फ एक खंडर बन चुका है। कहा जाता है कि इस बंगले के अंदर सिर्फ एक नहीं, बहुत सारी रूहें भटकती हैं और आसपास के जो लोग हैं वो जब वहां से गुजरते हैं तो अपनी नजरें नीचे रखते हैं, उसकी तरफ देखते तक नहीं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक हंसता मुस्कुराता खानदान इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। आज की हमारी ये पूरी स्टोरी उस खानदान के बारे में है। उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि आखिर उनको इतना अच्छा, इतना इतना लग्जरी बंगला छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर ले ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। ये कहानी करीबन 20 से 25 साल पुरानी है, जब लोहिया नगर में ये बंगला अपनी शान शौकत की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर था। जस्ट अ लग्जरी, बहुत ही कमाल का। लेकिन अजीब बात यह थी कि इस घर का मालिक खुद वहां पर नहीं रहना चाहता, वो खुद उससे बहुत कतराता था। और आसपास के जो लोग थे वो इस घर से इतनी नफरत करते थे कि अगर किसी का बच्चा खेलते खेलते गलती से उस घर के करीब पहुंच जाता तो पड़ोसी उसे फौरन डांट के वापस बुला लेते। ये वाजह था कि उस बंगले में कुछ तो ऐसा है, कोई छुपी हुई हकीकत, कोई खौफनाक वाकया जिसकी वजह से लोग उससे दूर रहते हैं। राजीव अपने पूरे खानदान के साथ इस घर में अपनी नई जिंदगी का आगाज करने जा रहा। राजीव एक सरकारी मुलाजिम था जो कि तकरीबन 6-7 माह बाद ना उसको अपना घर चेंज करना पड़ता था, उसकी कहीं और पोस्टिंग हो जाती थी। इस बार वो पटना में जा रहा था तो उसने सोचा कि यार मैं इस बार ना कहीं बड़ा सारा घर लूंगा जिसमें हम खुशी हंसी सब कुछ रह सके, सब बहुत अच्छे तरीके से रह सके। नहीं है, उन्होंने बहुत सारे घर देखे, उनको कोई पसंद नहीं आया, लेकिन यूं ही तलाश करते करते उन्हें लोहिया नगर का ये बंगला मिला। उन्होंने बहुत देखा, घर को अच्छे तरीके से देखा, घर बहुत लग्जरी, बहुत प्यारा था। तो उन्होंने 6-7 माह के लिए ये घर किराए पर ले लिया। राजीव, स्नेहा और अनन्या, वो तीनों इस घर में खुशी खुशी दाखिल हुए। खुशी खुशी उन्होंने अपना सब कुछ किया। राजीव ने अपना काम शुरू कर दिया, अनन्या ने अपने पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन ले लिया और जो स्नेहा थी वो अपने पूरे घर को बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेशन तैयार करने लग चुकी थी अपनी मर्जी से। उसी दिन शाम को चूंकि घर तब्दील किया तो उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, तो वो बाजार में चले गए खाने पीने का कुछ सामान लेने के लिए। तकरीबन तकरीबन 2-3 गलियां छोड़ के आगे बाजार था, वो बाजार में सामान खरीदने लगे। उन्होंने तकरीबन 6-7 माह का सामान खरीदा। दुकानदार ने कहा इतना सामान आप नहीं उठा पाएंगे, मैं एक लड़का बेच देता हूँ। फिर उसने घर का एड्रेस पूछा। जब स्नेहा ने बताया कि हम लोहिया नगर के ये जो बंगला है वो हम वहां पर रहते, तो दुकानदार एकदम उनके तरफ देखने लगा फुल शौक से। कहने लगा कि मैडम साहब आप वहां पर रहते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ हम वहां पर रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैडम साहब जितनी जल्दी हो सके ना वहां से चले जाओ, वहां पर कहते हैं कुछ ठीक नहीं होता। स्नेहा पूछने लगी थी कि उसका राज क्या है, उसके बारे में क्या है। तो इतनी देर में राजीव कहने लगा कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, ये तुम किन बातों में पड़ गए हो, ऐसा कुछ नहीं होता, छोड़ो दफा करो, चलो हम चलते हैं घर, हम उत ले देंगे सामान। उन्होंने सामान पकड़ा और घर आ गए और तीनों अपने बंगले में पहली रात गुजार रहे थे। रात हो चुकी थी और वो तीनों अपने अपने कमरे में जाके सोने की तैयारी कर रहे थे। जो स्नेहा थी ना, उसकी नींद बहुत ज्यादा कच्ची थी। कुछ देर बाद स्नेहा की ना आंख ना अचानक टूट गई। उसे लगा कि जैसे दरवाजे के बाहर कोई चल रहा है। भारी बूट्स की आवाज, लकड़ी के फर्श पर कदमों की चाप। वो घबरा गई क्योंकि घर में उन तीनों के अलावा तो कोई था ही नहीं। तो फिर ये चल कौन रहा है, हम तीनों तो सोए हुए हैं। स्नेहा ने हिम्मत करके बाहर कदम रखा, कॉरिडोर की तरफ देखा, हर कमरे में नजर दौड़ाई, मगर वहां कोई ना था।
दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज थी, हर कदम के साथ खौफ बढ़ रहा था। फिर उसने सोचा कि अनन्या के कमरे में देख लेती हूँ। जैसे ही वो कमरे के करीब पहुंची, अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही, एक अधूरी टूटी हुई आवाज जो सुनने वाले के दिल को चीर के रख दे। स्नेहा ने दरवाजे से कान लगाया तो वो आवाज खत्म हो गई, वो आवाज आना बंद हो गई। उसी लम्हे उसे महसूस हुआ कि दरवाजे के पीछे कोई मौजूद है और वो कोई अनन्या नहीं है। जैसे ही वो दरवाजा खोलने ही लगी थी कि किसी ने उसके कंधे पर आके हाथ रखा। राजीव ने कहा, तुम क्या कर रही हो यार, यहाँ पर कुछ नहीं है, तुम यहाँ पर बाहर क्या कर रही हो? देखो, उसने बिला झिझक दरवाजा खोला, देखा तो अनन्या भी अंदर सो रही थी। उसने कहा, क्या है? कुछ नहीं है, दुकानदार की बातों ने सिर्फ तुम्हारा जहन खराब कर दिया, और तो कुछ नहीं, आज चल के सोते हैं। स्नेहा भी कहने लगी कि शायद से मेरा वहम हो, मैं नींद से डर गई हूं और मैं ऐसी हरकतें कर रही हूँ। वो भी जाके सो गई। स्नेहा ने खुद को संभालने की कोशिश की, शायद ये सब मेरा वहम है, मगर कॉरिडोर में मौजूद एक तीसरे वजूद की मौजूदगी उसे मुसलसल महसूस हो रही है। एक ऐसी मौजूदगी जो दिखाई नहीं देती मगर हर कदम के साथ सांस रोक रही। अगली सुबह राजीव दफ्तर चला गया, अनन्या कॉलेज चली गई और स्नेहा घर पे अकेली थी। किचन में काम करते करते ना उसे ऐसा लगा कि जैसे ना दीवारों से सरगोशी की आवाज आ रही, जैसे कोई मुझे आवाज दे के पुकार रहा है। खौफ और घबराहट में वो इतनी फंस चुकी थी कि वो सब्जी काटते काटते अपनी उंगली काट बैठी थोड़ी सी। उसी लम्हे उसे यकीन हो गया कि ये सिर्फ वहम नहीं, यह हकीकत है। स्नेहा दुकानदार के पास गई ताकि कुछ मालूम कर सके, मगर दुकान बंद थी। दूसरों से पूछा मगर सब ने बात करने से इनकार कर दिया। सब ने बस एक ही बात दोहराई, वो जगह छोड़ दो, वो जगह ठीक नहीं है, तुम लोग तो पागल हो वहां पर रह रहे। शाम को स्नेहा ने सब कुछ राजीव को बताया मगर वो गुस्से में आ गया। अनन्या को भी बताया। अनन्या ने भी बताया कि मामा, कॉलेज में मेरे साथ ठीक नहीं होगा, लोग मुझसे सही तरह बात नहीं करे, मेरी फ्रेंड्स मुझसे बात नहीं करे। कुछ दिन सुकून रहा मगर फिर स्नेहा को रातों को एक आदमी नजर आने लगा, स्याह कोट, भारी बूट्स, और वो जो चेहरा था वो किसी इंसान का नहीं था। उसी रात ना सब खाने के डिनर में बैठे हुए थे तो स्नेहा अचानक से बंगाली जुबान में बात करना शुरू कर देती, जैसे कोई उसके जिस्म से बोल रहा। राजीव को अब शक होने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसा है जो मैं देख नहीं पा रहा, मैं सुन नहीं पा रहा, मुझे दिखाने की कोशिश की जा रही है लेकिन मैं उसको इग्नोर कर रहा हूं। कुछ तो ऐसा है। सुबह होते ही राजीव बाजार गया उस दुकानदार के पास, तो दुकानदार उसको देखते साथ ही कहने लगा, मुझे पता था सर आप आओगे, और मैडम नहीं, आप खुद आओगे। राजीव कहने लगा, हाँ 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 हाँ, मुझे पता था मैं आऊँगा। अच्छा तो बताओ उस जगह के बारे में, ऐसा क्या है उस जगह के बारे में? दुकानदार ने बताया कि उस घर में एक मर्द रहता था जो अपनी बीवी को रोज मारता था और उस पर इतना तशद्दुद करता था, बहुत ज्यादा। और एक दिन गुस्से में आकर उसने बीवी को एक द्वार में चुनवा दिया और वो इतनी चीखें मारती थी आखिरकार कि उसकी मौत हो गई। जब उस बंदे को उस अपनी गलती का एहसास हुआ, जब उसको भी रातों को ये आवाजें, ये चीखें सुनाई देने लगी, उसने भी अपने आप को गोली मार दी, अपने आप को भी मार दी। वो रूहें अब भी उस घर में भटकती हैं, अब भी उस घर में मौजूद है और कभी कभार लोगों को अपनी तरफ खींच रही हैं। राजीव ये सुनते ही फौरन पगला गया, फौरन उसने निगाहें नीची कर ली और वो सोचने लगा कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो। राजीव ने फौरन ही ऐसे लोगों को बुलाया जो रूहों को पकड़ते हैं और उस घर में दम दरुद करवाया। ठीक है, खानदान ने फौरन वो बंगला छोड़ दिया और वो मकान हमेशा के लिए बंद। आज भी जो वहां से गुजरता है उसे दूर से चीखों की आवाज आती है, किसी के रोने की आवाज आती है, और आवाज इस कदर आती है कि वो शख्स नजरें झुका के इस तरह उठ के उस बंगले की तरफ नहीं देखता कि उसमें क्या है। इस तरह की आवाज। आखिर में बस मैं आपको यही नसीहत करना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी घर में जाएं, किसी भी घर में रहने की कोशिश करें, लेकिन उस घर में रहने से पहले उस घर का इतिहास, उस घर की हकीकत जान लें।
कि उस घर में ऐसे लोग कौन रहते थे जो आज ये घर क्यों खाली है। जिस घर में किसी ने खुदकुशी की हो वहां कभी मत रहें, क्योंकि वो रूहें आपको भी अपनी दुनिया में खींच लेंगी। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। शुक्रिया।